स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर दिल्ली से। दिल्ली के भोगल में देर रात नशे और रफ्तार का कहर देखने को मिला। नशे में धुत कार सवार का गाड़ी से बैलेंस बिगड़ा और कार कई बार पलटती हुई चकनाचूर हो गई। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। कार के अंदर 2 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि दोनों ने शराब पी रखी थी। ओवरब्रिज पर एक पीसीआर को ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा हुआ। जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। कार के अंदर 2 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि दोनों ने शराब पी रखी थी। ओवरब्रिज पर एक पीसीआर को ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और फिर पलटती चली गई। हादसे में कार सवार दोनों लड़के गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसे के बाद आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे। पीछे से आ रही पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों लड़कों को कार से बाहर निकाला। दोनों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। उधर कार के अंदर से शराब की बोतलें भी मिली हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में लग गई है। दिल्ली में देर रात एक ऑटो चालक के साथ 2 युवकों की मारपीट का मामला सामने आया। ऑटो चालक के मुताबिक किराया मांगने पर ऑटो में बैठे 2 युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पुलिस पीड़ित से ही ऑटो चलवाकर मेडिकल के लिए ले जा रही थी। लेकिन जब इंडिया न्यूज के संवाददाता ने इस पर सवाल किया तो पुलिस ने पीड़ित को दूसरे ऑटो से ले गई। पुणे के चक्कन इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार की रात टाटा मोटर्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 8 एकड़ में फैले गोदाम को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही गोदाम में अफरा तफरी हो गई। सोमवार की रात करीब 8 बजे गोदाम से अचानक आग की लपटें उठने लगी। जिस वक्त आग लगी, गोदाम के अंदर 80 वर्कर्स काम कर रहे थे। आनंद फानन में सारे कर्मचारियों को गोदाम से बाहर निकाला गया। गोदाम में गाड़ियों के ओरिजिनल पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि गोदाम में रखे प्लास्टिक पार्ट की वजह से आग तेजी से फैली। देखते ही देखते एक कोने में लगी आग पूरे गोदाम में फैल गई। खबर मिलते ही दमकल की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने के लिए करीब 100 दमकल कर्मी लगे हुए थे। 8 एकड़ में फैले गोदाम में लगी आग को बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। आग कैसे लगी, अभी ये वजह साफ नहीं हो पाई है। यूपी के सहारनपुर में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। नदीम कॉलोनी में बने इस गोदाम में आग लगने के बाद आसपास की दुकानें खाली करा ली गईं। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। आग से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। गाजियाबाद में चोरी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में महिलाओं का चोर गिरोह चोरी को अंजाम दे रहा है। कविनगर के एक प्रिंटिंग प्रेस में इस गिरोह ने लाखों रुपए की एल्यूमिनियम शीट चुरा ली। शौकीन महिलाओं का यह गिरोह रात के वक्त चोरी की वारदात को अंजाम देता है। गिरोह में शामिल ज्यादातर लड़कियों की उम्र 20 से 25 है। साथ ही ये लड़कियां अच्छे कपड़े पहनती हैं। कविनगर की इस दुकान में घुसकर इन महिला चोर गिरोहों ने आधे घंटे के अंदर 300 किलो एल्यूमिनियम शीट गायब कर दी। इनकी ये करतूत प्रिंटिंग प्रेस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि ये सब अपना चेहरा ढक रखी थी। पुलिस इनकी तलाश में लग गई। पीएम नरेंद्र मोदी आज सरकारी बैंकों के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये पहला मौका होगा जब पीएम खुद बैंकों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब सरकारी बैंक सुधारों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पीएम आज बुनियादी ढांचे की स्कीमों की भी समीक्षा करेंगे। पीएम सड़क, रेलवे और बिजली विभागों से जुड़े अधिकारियों से इन क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए एयरफोर्स के विमान की तलाश शुरू हो गई है। सरकार 2 दशक से इस्तेमाल में आ रहे बोइंग 747 को बदलने पर विचार कर रही है। 2 इंजन वाले बोइंग की जगह अगर 4 इंजन वाले एयरफोर्स 1 का चयन किया जाता है तो ये महंगा साबित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जल्द ही पीएम मोदी से मिल सकते हैं। ओबामा अगले हफ्ते 6 दिन के एशिया दौरे पर आ रहे हैं। ओबामा चीन, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। ओबामा नवंबर 10 को बीजिंग में एपेक्स समिट में हिस्सा लेंगे। 12 से 14 नवंबर तक ओबामा म्यांमार में यूएस एशिया आसियान समिट में शिरकत करेंगे। इसके बाद ओबामा नवंबर 15 को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली G20 समिट में शिरकत करेंगे। यहां पीएम मोदी भी मिलेंगे। इंटरपोल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज इजरायल जाएंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह इजरायल के साथ कई अहम समझौतों पर दस्तखत भी कर सकते हैं। कल राजनाथ सिंह इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है, जिसके बाद अब चुनाव होंगे।
इससे पहले प्रधानमंत्री के घर पर कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की राष्ट्रपति की सिफारिश पर मुहर लगी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा भंग कर दी। दरअसल सभी पार्टियों से बात करने के बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश उपराज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजी थी। राष्ट्रपति ने सिफारिश पर अंतिम मुहर के लिए कैबिनेट को भेज दिया था। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ ही चुनाव कराने की मांग की है। दिल्ली में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी पार्टी ने मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा था। कमल का फूल और देश के, भारत के सर्वलोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके विकास की गाथाओं पर हम यह चुनाव लड़ेंगे। साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट नहीं करेगी। पिछले चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया गया था। महाराष्ट्र में हमने कोई तय किया क्या? हरियाणा में कोई तय किया क्या? दिल्ली में बहुमत प्राप्त करना, दिल्ली में सरकार बनाई, पार्टी तय कर देगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। हम सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद जो भी सामूहिक नेतृत्व का निर्णय होगा, डिसीजन होगा, वो सरकार को लीड करेगा। विधानसभा भंग होने के बाद आगे की रणनीति के लिए दिल्ली बीजेपी ने अहम बैठक भी की, जिसमें दिल्ली के बीजेपी के सभी सांसद और विधायक शामिल हुए। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने के बीजेपी के फैसले पर केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। आम आदमी पार्टी चुनाव को केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी बनाने में जुट गई है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी पीएम से इस्तीफा देकर सीएम के लिए नहीं लड़ेंगे, इसलिए मुकाबले में तो जगदीश मुखी ही है। केजरीवाल जगदीश मुखी को उनकी ही सीट जनकपुरी में चुनौती दे सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी कहेगी तो वो तैयार है। उधर आम आदमी पार्टी के इस दांव पर बीजेपी का वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी ने कहा कि ऐसा करना केजरीवाल की मजबूरी है। पार्टी का नया पैतरा बार बार कह रही है कि अब जगदीश मुखी और बनाम केजरीवाल के बीच चुनाव है दिल्ली में। कैसा हम देखते हैं? नहीं, ये उनकी मजबूरी है कहना। आप नेता आशुतोष ने कहा कि बीजेपी को जीत का भरोसा होता है, तभी तो सीएम कैंडिडेट का ऐलान करती है। दिल्ली में बीजेपी हारने वाली है, इसलिए सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। विधानसभा भंग किए जाने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जीत गई और बीजेपी हार गई। कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अंत में दिल्ली विधानसभा भंग करनी पड़ी। दिल्ली जीत गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई। केजरीवाल ने पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार 45 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली की जनता इस बार बढ़ चढ़कर इस ईमानदार राजनीति को पूर्ण बहुमत देगी। आप प्रवक्ता योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया कि एक सवाल महामहिम एलजी के नाम सरजी 3 पार्टियों को चाय पिलाने में 8 महीने क्यों लग गए? पानी उबलने का इंतजार हो रहा था या फिर दिल्ली के उबलने का? कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने कहा है कि दिल्ली वासी बीजेपी और आम आदमी पार्टी से परेशान है। जनता कांग्रेस को फिर से मौका देगी। दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने राजनीतिक संन्यास के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन कांग्रेस के लिए काम करती रहेंगी। नहीं, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं, मैं काम करूंगी, उसका करूंगी प्रचार और सेवा करूंगी, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं। जम्मू कश्मीर और झारखंड चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। दोनों राज्यों में पहले चरण का मतदान 25 नवंबर को होगा। कुल 5 चरणों में मतदान होना है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए 4 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। पार्टी ने बांदीपोरा, गांदरबल, करगिल और जंस्कर से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस बार भले ही 63 विधायक ही चुने गए, लेकिन अगले चुनाव में 180 विधायक के साथ पूर्ण बहुमत लाकर दिखाऊंगा। उद्धव ठाकरे के इस बयान को बीजेपी को धमकी के तौर पर भी देखा जा रहा है। उद्धव ने इस बयान के बहाने जता दिया है कि शिवसेना को विपक्ष में बैठने में भी गुरेज नहीं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने संदेश दे दिया है कि सरकार में शामिल होने पर बीजेपी पहले अपना प्रस्ताव दे, वरना शिवसेना विपक्ष में बैठने को तैयार है।
सूत्र बताते हैं कि अगर शिवसेना विपक्ष में बैठी तो उसके विधायक सदन आसानी से नहीं चलने देंगे। खबर है कि 10 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने फडणवीस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने जो भी वादे जनता से किए हैं उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। राणे ने कहा कि एकनाथ खड़से को छोड़कर किसी भी मंत्री के अंदर वादे पूरे करने की कुव्वत नहीं। अगले 6 महीने में इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। फडणवीस की मां यहां हमेशा पूजा करने आया करती है। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन टूट सकता है। पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप ने अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में अकेले चुनाव लड़ने पर जोर दिया गया। प्रदेश बीजेपी का मानना है कि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ने पर नुकसान हो सकता है। राज्यसभा जाने के आरएलडी सुप्रीमो चौधरी अजित सिंह की उम्मीदों को झटका लगा है। कांग्रेस ने अजित सिंह की मदद करने की जगह पीएल पुनिया को राज्यसभा प्रत्याशी बना दिया। दरअसल अजित चौधरी कांग्रेस की मदद से राज्यसभा में आना चाहते थे, लेकिन यूपी से पुनिया को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने अजित के इरादों पर पानी फेर दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। आधे घंटे की इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तमिलनाडु पहुंचकर सेतु समुद्रम का हवाई सर्वे किया। उन्होंने कहा कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बिना राम सेतु से छेड़छाड़ किए पूरा किया जाएगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नितिन गडकरी ने फांसी की सजा पाए मछुआरों के परिवार से भी मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही इस मसले पर पीएम और विदेश मंत्री से बात करेंगे। लखनऊ में मायावती के घर के सामने फ्लाईओवर का उद्घाटन सीएम अखिलेश यादव ने किया। यूपी सरकार ने रिकॉर्ड 15 महीने में फ्लाईओवर तैयार कराया है। मायावती इस फ्लाईओवर का विरोध कर रही थी और अपने शासन में उन्होंने फ्लाईओवर बनने नहीं दिया, लेकिन अखिलेश सरकार ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। चिटफंड घोटाले में ओडिशा की मयूरभंज से बीजेपी सांसद रामचंद्र हांसदा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। हांसदा के अलावा इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक हितेश कुमार बगरत्ती और बीजेपी के पूर्व विधायक सुपर्णा नायक को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इधर चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार सांसद रामचंद्र हांसदा को बीजू जनता दल ने पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। पूर्व विधायक सुपर्णा नायक भी सस्पेंड किए गए। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदे की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव की संपत्ति 6 साल में 10 गुना बढ़ गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 10 करोड़ 49 लाख बताई है। यूपी के एटा में आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार रहे हंसराज वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी सांसद और अभिनेता परेश रावल ने अहमदाबाद के सरदार नगर इलाके में सफाई अभियान चलाया। हाथ में झाड़ू लेकर परेश रावल सड़कों की सफाई करते नजर आए। पीएम मोदी के इस स्वच्छता अभियान में परेश रावल के साथ कई भाजपाइयों ने भी हिस्सा लिया। काले हिरण के शिकार को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिल्म एक्टर सलमान खान की सुनवाई है। माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट सलमान को आज राहत दे सकता है। ये सुनवाई राजस्थान सरकार की तरफ से दायर याचिका पर हो रही है, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। बाजार में आने से पहले ही चर्चा का सबब बन चुकी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का आज विमोचन हो रहा है। प्लेइंग इट माई वे में सचिन ने कई खुलासे किए हैं, जिनमें से कई अभी सुर्खियां बना रहे हैं। इस किताब में सचिन ने बताया कि कैसे वेस्टइंडीज दौरे में एक मीटर ने उनकी हार की भविष्यवाणी की थी और वो सच निकली। हालांकि इस किताब का सबसे अहम हिस्सा भारतीय टीम के विवादास्पद कोच रहे ग्रेग चैपल है। सचिन तेंदुलकर के आरोपों को टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने खारिज किया है। सचिन ने चैपल को रिंग मास्टर और फैसला थोपने वाला बताया था। ग्रेग चैपल पर सचिन के आरोपों का हरभजन सिंह ने भी समर्थन किया। हरभजन ने कहा कि चैपल टीम को दो फाड़ करना चाहते हैं। राहुल द्रविड़ ने कहा कि वो पहले सचिन की आत्मकथा पढ़ेंगे, उसके बाद ही टिप्पणी करेंगे। सचिन ने खुलासा किया था कि चैपल द्रविड़ को कप्तानी से हटाना चाहते थे। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण ने भी सचिन के खुलासे को सही बताया। उन्होंने कहा कि सचिन की आत्मकथा सच्चाई से भरी है। इस संदेश के बाद दोनों युद्धपोतों को देखने के लिए पोर्ट को आम लोगों के लिए खोला जाना था, लेकिन आनन फानन में इसे रद्द कर दिया गया। वाघा बॉर्डर पर भारत ने पूरे दमखम के साथ बीटिंग द रिट्रीट परेड की। दरअसल रविवार को आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान ने 3 दिनों तक बीटिंग रिट्रीट रद्द करने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान के पलटने के बाद भारत ने जोरदार तरीके से परेड की।
लखनऊ में चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक शख्स पर महिला सिपाही से बदसलूकी का आरोप लगा है। मामला गौतमपल्ली थाने का है। थाना प्रभारी समेत कई पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग में लगे थे। आरोपी बाइक सवार से गाड़ी के पेपर मांगने पर उसने महिला सिपाही का हाथ मरोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी के यमुनोत्री मल्टी स्टोरी फ्लैट योजना को लेकर विवाद पैदा हो गया है। जहां ये फ्लैट्स बनने हैं, वहां के किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता वो काम नहीं होने देंगे। कर्नाटक पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया। यादगीर जिले की पुलिस ने सरिया में एक युवक की लाठियों से जमकर पिटाई कर दी। एक पुलिस वाला इस युवक का कॉलर पकड़े हुए था और दूसरा पुलिस वाला लाठी लेकर इस पर बेरहमी से टूट पड़ा था। उत्तराखंड के रामनगर में नसीयुआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की कोशिश की। कई आत्मदाह की कोशिश में कुछ नेताओं की हालत गंभीर है, जिन्हें हल्द्वानी के अस्पताल रेफर किया गया। दरअसल एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने इन्हें झूठे केस में फंसाया है। भोपाल में एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया और खुदकुशी की धमकी देने लगा। इस शख्स को रोकने के लिए एक समाजसेवी भी उसके साथ टावर पर चढ़ गया। समाजसेवी ने युवक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, बल्कि टावर पर और ऊंचा चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रोलिक मशीन के जरिए क्रेन लगाकर युवक तक पहुंचने की कोशिश की। मुंबई से सटे थाने की वसई पुलिस ने अभिनेता आयुष्मान खुराना के नाम पर शादी का झांसा देने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। किरण ने अपने प्रोफाइल में खुद को ऑस्ट्रेलियाई करोड़पति बताया, फिर कई लड़कियों से ठगी भी की। जाने माने प्लेबैक सिंगर सुरेश वाडेकर के खिलाफ लैंड डील के एक मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास से कार से कई पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार रोकने की कोशिश की तो ये भागने की फिराक में थे। दिल्ली के मधु विहार में भी पुलिस ने हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली जानकारी पर पुलिस ने रेलवे लाइन के किनारे से नासिर और उसके साथी को हथियारों के साथ पकड़ा। यूपी के सीतापुर में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 27 लोग झुलस गए। बिहार के समस्तीपुर में एक टीचर पर तेजाब से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ताजपुर में ट्यूशन फीस मांगने पर टीचर को कई लोगों ने घेर लिया और उस पर तेजाब फेंक दिया। पंजाब के मनसा में 22 साल के एक लड़के की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से वन विभाग की टीम ने 4 कछुओं को ले जा रहे शख्स को गिरफ्तार किया। एमपी के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे गधों का मेला लगा है। हर साल एकादशी के बाद उज्जैन में ये मेला लगता है।